नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ भारत के भौतिक प्रदेश। भारत की जो हमने भूगोल स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश। पहले चैप्टर में हमने भारत की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो बिल्कुल यूट्यूब पे जाकर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है और इसमें इसको भी उसमें शामिल कर दूंगा। तो आज जो हमारी क्लास है जो लंबी चलने वाली है, हम कोशिश करेंगे कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर लें। ठीक है। तो भारत का भौतिक प्रदेश ही अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर अपन को जो है पेशेंस बना रखना पड़ेगा और देखना कि किस तरह से जो है चीज़ें नई नई आपको पता चलती है। इस तरह से समझाऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्लास देखना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि नोट्स वगैरह आपके पास होंगे और नहीं भी होंगे तो आप लिखते जाना। और आपको ऐसा समझ में आएगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो वो वहां से एक क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ सजेशन देना हो या कुछ आपको बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारत का जो भूगोल है, हमने देखा था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो था आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये वाली बात पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो ये पूरा क्षेत्रफल है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हम मोस्टली बात करें तो भारत का जो प्रदेश है उसको चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं? वो है आपके पर्वत। देखो, ये जो क्लास है मेरी वो इस तरह की है कि आप इसको ईयरफोन लगा के और देखते रहो। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रिवीजन के लिए बहुत रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार एक क्लास है। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या आपका बैठे हो बोर हो रहे हो तो इसको ईयरफोन लगा के बैठ जाओ और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। टाइम भी बच जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो पर्वत चार भागों में बांटा है। पर्वत, पहाड़ियाँ, ठीक है, और पठार, मैदान। ठीक है, ये चार भाग हैं। पर्वत पर्वत कितना है आपका? 10.5%। पहाड़ी कितनी है आपके? 18.6%। पठार कितने हैं? 27.7%। और मैदान कितने हैं आपके? 43.2%। तो भारत का जो 32,87,263 था वो जो है इस तरह से बटा हुआ है। पर्वत 10.5% है। पहाड़ी, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये आपके जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये नेपाल वाला अपने एरिया में नहीं आता है, बाकी हिमालय यहाँ से भी निकल रहा है, आपको सब पता है ना। ये अरुणाचल प्रदेश, तो ये वाला जो क्षेत्र क्षेत्र है वो पर्वत वाला है 10.5%। पहाड़ियाँ, जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं आपके, वो 18.6%। पठार पठार जो आपके ये जो दक्षिण दक्षिण में जो पठार है ना, दक्षिण के पठार, ये आपके यहाँ पे इस जगह साउथ में जो पठार है, दक्कन का पठार बोल सकते हैं जिसको, छोटा नागपुर का पठार। आपके राजस्थान में भी काफी सारे पठार हैं। तो ये हैं आपके 27.7। तो ध्यान रखना। मैदान है 43.2। तो इसमें पूछा जा सकता है कि क्रम से जमाओ, मतलब सबसे ज्यादा से नीचे की ओर घटते क्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपके? मैदान। उसके बाद क्या आता है? पठार। ठीक है। फिर क्या आते हैं आपके? पहाड़ी। और फिर क्या आता है आपके? पर्वत। मतलब पर्वतों की संख्या सबसे कम है क्षेत्रफल के आधार पर, है ना। पर्वत सबसे कम है और सबसे ज्यादा क्या है? मैदान। मैदान के बाद क्या है? पठार, पहाड़ी और ये। तो 10.5%, 10.5%, 18.5%, 27.5%। 10%, 18%, 27%, साढ़े साढ़े। ठीक है। समझो कहने का मतलब क्या है। 10.5% तो पर्वत है, पहाड़ी है 18.5%, पठार है 27.5%, और 43% ये कर लो और 100% हो जाएगा। ठीक है। तो ये है पहली चीज। तो हम जो है बात करने वाले हैं पर्वतों की। ठीक है। ये तो हो गए हमारे जो है भूगर्भीय संरचना के आधार पर। अब एक आता है कि हमने जो उच्चावच के आधार पर बांटा हुआ है, ये क्या है? भूगर्भीय संरचना के आधार पर। और अब हम बांटेंगे इसको उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर पहले हम बांटेंगे
हम देखेंगे कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। सेकंड जो हम बात करें तो सेकंड है आपके उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और चौथे की हम बात करें तो वो है आपके तटवर्ती, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये हो गया हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये देखो, ये जो है आपका ये वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो प्रदेश है वो है आपके कौन सा, ये देखो उत्तराखंड है ना, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो प्रदेश है आपका ये पूरा है हिमालय प्रदेश, है ना। हिमालय में को भी हमने काफी भागों में बांटा है, जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, है ना। इस हिसाब से ये जो है आपके ये हो गया उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद ये देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ग्रीन वाला जो बेल्ट दिख रहा है आपको, ये हो गया ये, ठीक है। ये हो गया आपके मैदानी प्रदेश, क्या हो गया, मैदानी प्रदेश, उत्तरी का मैदानी प्रदेश, ठीक है। दो चीज हो गई, एक तो हो गया हिमालय का, दूसरा हो गया उत्तरी मैदानी प्रदेश, मैदान जहाँ पे नदियां आती है ना, उपजाऊ जो भूमि है वो है मैदानी प्रदेश। तीसरा जो है हमारे, ये है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा पठार है, पठारी क्षेत्र है, तो तीसरा हो गया पठारी प्रदेश। और ये जो तट है ना समुद्र के, जैसे यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, तो इससे जो सटा हुआ क्षेत्र है, समुद्री जो क्षेत्र है, यह है तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है। इस तरह से भारत को चार भागों में बांटा है उचावच के आधार पर। अब इसमें देखो सबसे बड़ा देखने में क्या दिख रहा है आपको, कि सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है, सबसे बड़ा कौन सा है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके ये चीज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। एक एक चीज को लेते हुए चलेंगे हम। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखो, ये आपको ये नक्शा दिख रहा होगा, तो ये नक्शा आपके लिए बनाया गया है। और इसमें देखो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है ताकि हमारे को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की हम बात करें तो ये है आपके उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक चाप के रूप में फैला हुआ है, देखो ये उत्तर पश्चिम है, ये जो जगह है काराकोरम जहाँ पे लिखा हुआ है, कश्मीर वाला क्षेत्र जो पीओके लगा हुआ है हमारा, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, नहीं, ये है आपके उत्तर, क्या है आपके ये एक उत्तर पश्चिम, यहाँ से लेकर ये जो आपका क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा इधर आ गया उत्तर पूर्व, पूर्व दिशा ये उत्तर में है, इसलिए उत्तर पूर्व, ठीक है, भारत के उत्तर में। तो ये जो पूरा क्षेत्र है चाप के रूप में, चाप होता है ना ये इस तरह से, तो ये देखो इस तरह से ये आ रही है इसकी डिजाइन, ठीक है। तो ये चाप के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, कितना, 5 लाख। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं एक साथ, है ना। इस प्रदेश का विस्तार है जो 74 डिग्री पूर्व से 96 डिग्री पूर्व तक का जो देशांतर विस्तार है, तो ये जो यहाँ से ना, यहाँ से जो शुरू हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये देशांतर रेखाएं गुजर रही है ना, तो इस देशांतर का नाम है 74 डिग्री ईस्ट, है ना, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर ये 96 डिग्री, कितना, 96 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, देशांतर तक फैला हुआ है। ये एक नवीन पर्वत है, तो कौन कौन सी विशेषता हो गई वो लिखो। देखो ये है जो आपके उत्तर
पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला है। ठीक है ना। ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरी चीज क्या है, ये चाप के रूप में फैला हुआ है। चाप के रूप में। ये तो सामान्य से जानकारी। तीसरी क्या है, ये क्या है, वलित वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है। वलित मतलब इसमें आना वलन से हुआ है। जैसे वलन से अभी मैं आगे बताऊंगा, इसकी जो उत्पत्ति मैं बताऊंगा हिमालय की, तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है इसका निर्माण हुआ है, वलित क्यों कहते हैं। ठीक है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है बस, है ना। इसका जो विस्तार है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसकी उत्पत्ति के बारे में ना दो सिद्धांत हैं। एक तो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत है और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। तो हम जो है इसकी जो है जो निर्माण की प्रक्रिया है वो देखते हैं ना। निर्माण कैसे हुआ हिमालय का। ठीक है, वलित क्यों कहते हैं, है ना। तो कोबर का जो भूसन्नति के सिद्धांत है ना, उसके बारे में जो है बात की गई है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले जो सिद्धांत आता है, मैं बात करूँ तो वो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत आता है। कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। अब भूसन्नति क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। भूसन्नति एक ऐसी चीज होती है कि इसमें जो सकड़, देखो इसमें मैं बताता हूँ, सकरे कम छिचले, छिचला होता है ना कम गहरा, मतलब कम छिचले, वह लंबे सागर को कहते हैं। वह लंबे सागर को क्या कहते हैं, भूसन्नति। तो भूसन्नति मतलब क्या हो गया कि एक तो की चौड़ाई कम हो मतलब सकरा हो, और कम छिचला मतलब गहराई उसकी कम हो, है ना। और वो लंबा सागर हो, लंबी जगह पे फैला हुआ हो, इसको कहते हैं भूसन्नति। तो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे गहराई कम होती है ना, गहराई कम होती है तो मतलब गहराई कम होती है इसका मतलब नीचे गाद रहती है या अवसाद जमा रहते हैं नदियों द्वारा लाए हुए, है ना। तो वो चीज होती है ना, इसलिए वो छिछला रहता है, लंबा होता है। ठीक है। तो ये देखो हिमालय को भी देखा जाए ना तो इस तरह से ये लंबा फैला हुआ है उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। इस तरह से क्या है, यहाँ पे भूसन्नति थी और उस भूसन्नति का नाम था टैथिस। टैथिस भूसन्नति। ठीक है, टैथिस भूसन्नति थी। इसको टैथिस सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैथिस सागर। अब देखो ये ऐसी फैली हुई थी इस तरह से, चाप के आकार में फैली हुई थी। तो चाप के आकार में ये भूसन्नति थी। ये कम छिछली गहरी थी। ठीक है। इसके जो उत्तरी भाग था, इसका नाम था, उत्तरी भाग, इस सन्नति के उत्तरी भाग था, उसका नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था, अंगारा लैंड। और दक्षिण भाग का नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ये कौन कहता है, कोबर कहता है। कोबर ने जो अपना सिद्धांत दिया है ना, वो कहता है कि यहाँ पे जो 33 भूसन्नति थी, इसके जो उत्तरी भाग था उसका नाम था अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में ये जो है भूसन्नति थी। तो ये भूसन्नति में क्या होता था, अंगारा लैंड में से जो नदियां आती थी, तो यहाँ पे नदियां अपने द्वारा अवसाद लेके आती थी, मिट्टी गाद पत्थर बालू, तो जो लाती थी और यहाँ जमा कर देती थी। इसी तरह से गोंडवाना लैंड से भी आती थी ना, जो नदियां नाले जो भी था, तो यहाँ पे निक्षेपण हो जाता था, बहुत ज्यादा जमा हो जाता था, इसलिए ये छिछला हो गया, कम गहरा हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, कालांतर में धीरे धीरे इस भूसन्नति का जो है तल धंसने लग गया, धंसने लग गया तल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब आपको पता है कि पृथ्वी की जो अपना जो धरातल है, इसके नीचे प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं ना। तो इधर वाली जो प्लेट्स है और एक इधर वाली, तो ये दोनों प्लेटें आपस में सरकने लगी। ठीक है, आपस में ये दोनों सरकने लगी। कोई ये प्लेन कागज है, प्लेन कागज है। अब एक ये बी सेक्शन हो गया, अरे ए है ना, ए बिंदु से बी बिंदु, दोनों तरफ से अगर अपन दबाव डालते हैं इस तरफ, बीच की तरफ, तो ये कागज ऊपर उठेगा। करके देखना प्रैक्टिकल, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, समतल था पहले, ये भी समतल था, लेकिन अब दोनों तरफ से जब दबाव आएगा तो ये ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो इस तरह से क्या है कि इसमें वलन पड़ने लग गए, इस तरह से कागज की जो है आकृति हो जाएगी, है ना। देखना कभी करके ऐसा, A4 साइज का कागज लेना और उसमें
इस तरह से करके देखना, तो ये क्या है, ऊपर उठेगा। तो जब दोनों प्लेटें आपस में सरक रही है एक तरफ, है ना, एक दिशा में, जब दोनों प्लेटें सरक रही है ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ, तो यहाँ पे वलन पड़ने लगे। इस तरह से जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो निक्षेपण था, ये तैतीस सागर में जो जमा था, इसमें भी वलन पड़ने लगे। क्या पढ़ने लगे? वलन पढ़ने लगे। तो वलन पढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पे हुई उत्पत्ति, इस तरह से वलन पढ़ने लगे। और ये जो वलन है, इसी को ही हिमालय कहा गया। ये वलन जो है पढ़ने लगे और इसी को ही हिमालय कहा गया, और हिमालय का निर्माण हो गया। इसलिए इसे कहते हैं वलित पर्वतमाला। जो मैंने बताया था ना आपको, ये वलित पर्वतमाला क्यों है, तो ये वलन पढ़ने के कारण वलित पर्वतमाला कहलाया। ठीक है, तो ये था हिमालय के निर्माण का जो है आपके सिद्धांत, कोबर का। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं हिमालय के विभाजन की। हिमालय का विभाजन, भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन, दोनों तरफ से हम बात करेंगे कि हिमालय का भौतिक विभाजन किस तरह से, कौन कौन से हैं, और आपके हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन क्या क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको अभी तक, इतना इजी वे में बताया। तो इस तरह से ना कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत है, और पहाड़ों के निर्माण में ना कोबर का भूसन्नति का जो सिद्धांत है, ये सर्वमान्य है। इसको हमेशा माना जाता है कि कोई भी पहाड़ का निर्माण होता है तो ये इसी तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है कि हमें हिमालय के भौतिक विभाजन की बात करते हैं। हिमालय, हिमालय का जो भौतिक, हिमालय का विभाजन दो तरह से होता है। एक तो होता है भौतिक विभाजन। कौन सा? भौतिक विभाजन। और एक होता है प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन में हम बात करें तो पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम है पार हिमालय। दूसरा है इसमें मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के भी तीन पार्ट हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। एक है पूर्वांचल। देखो नक्शे में बताता हूँ, नक्शे में बताता हूँ। देखो ट्रांस हिमालय, ट्रांस पर वाले उसमें देखो, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कौन सा है, जो कि आपके इंडिया के बाहर तिब्बत की तरफ है। इंडिया से बाहर कहाँ है? तिब्बत की तरफ। इंडिया से बाहर कहाँ है? तिब्बत की। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये है ट्रांस हिमालय। और इसके बाद मुख्य हिमालय, ये यहाँ से लेके ट्रांस हिमालय के बाद से ये जो है मुख्य हिमालय, पूरा मुख्य हिमालय। पूर्वांचल जो पूर्व दिशा में, ये असम, उत्तराखंड क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये है आपका पूर्वांचल वाला पार्ट। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरह से जो है भौतिक विभाजन में तीन प्रकार से बांटा हुआ है। प्रादेशिक हिमालय की हम बात करें तो प्रादेशिक हिमालय को चार तरह से बांटा हुआ है। एक है आपके कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। ठीक है, दूसरा है आपके कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तीसरा क्या है आपके? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। प्रादेशिक मतलब प्रदेश के आधार पर बांटा हुआ है। चौथा क्या है आपके? असम हिमालय, असम हिमालय। अब देखो इसमें क्या है, ये भी मैं आपको मैप पे बताता हूँ कि जो कश्मीर वाला पार्ट है ना, कश्मीर से लेके आपके ये उत्तराखंड तक, ये यहाँ पे कश्मीर हिमाचल का ये आधा पार्ट, ये आपके ऊपर ऊपर वाला पार्ट हो गया कश्मीर हिमालय, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद कुमाऊं हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश से या उत्तराखंड का पार्ट है, वो कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड से लेके यहाँ पे ये नदियाँ आती है। नदियाँ कौन कौन सी आती है मैं बता दूंगा। यहाँ पे सिंधु नदी आती है, फिर यहाँ पे काली नदी आती है, फिर तिस्ता, इस तरह से जो है नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय यहाँ तक है। नदियों के आधार पर विभाजन किया हुआ है। उसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये चार नंबर। चार नंबर कौन सा हो गया अपना? असम हिमालय। ठीक है, तो ये है अपना विभाजन वाला पार्ट। अभी हम आगे बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये जो है सबसे पहले हम बात करें कि ये हिमालय का उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग हो गया, ठीक है, हिमालय का उत्तरी भाग। तो हिमालय का
उत्तरी हिमालय, उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम है पार हिमालय भी कहते हैं इसको। पार हिमालय, हिमालय का उत्तरी भाग। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ये जो मुख्यतः लद्दाख और तिब्बत में स्थित स्थित है। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है और तिब्बत से जो लगता हुआ क्षेत्र ना लद्दाख का, लद्दाख तिब्बत क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है इसमें कि ये ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में, मतलब कि जैसे ये ट्रांस हिमालय और यहाँ पे मुख्य हिमालय आ जाता है, तो मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में, मतलब हवाएं जब इधर से चलती है ना, तो इस तरफ क्या है बारिश नहीं होती। जब आर्द्रता युक्त हवाएं अपने साउथ की तरफ से उत्तर की तरफ जाती है, तो ये मुख्य हिमालय बीच में आ जाता है ऊंचाई के कारण। इस तरफ है ना, इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। तो ये है जो मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ये भी लिख लो, मुख्य हिमालय के ये विशेषताएं ट्रांस हिमालय की के वृष्टि छाया प्रदेश में। वृष्टि छाया समझ में आ गया आपको? वृष्टि छाया प्रदेश मतलब कि जहाँ पे बारिश नहीं होती है किसी चीज के आड़े आ जाने से, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दूसरा क्या है कि अपृष्टि छाया प्रदेश है, वहां पे बारिश नहीं आती, धूप नहीं आती, तो वनस्पति का अभाव मिलेगा यहाँ पे। वनस्पति का अभाव है। अब पेड़ पौधे उगेंगे नहीं जब बारिश ही नहीं आ रही है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है वनस्पति के लिए। शुष्क परिस्थितियां। अब आपने लद्दाख देखा होगा, लद्दाख में वहाँ पे शुष्क क्यों है, मौसम शुष्क क्यों रहता है, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ पे जो है शीत हवा चलती है, वहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती है, और वहाँ पे जो है ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है। ठीक है, परिस्थितियां पाई जाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है, जो है दुर्गम क्षेत्र है यहाँ पे जीवन यापन करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक तो ऊंचाई भी है, दूसरा फिर हवाएं भी ठंडी चलती है यहाँ पे, इस वजह से। अब ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियों की हम बात करें तो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है उसका नाम याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्वत श्रेणियां, पहली है कि काराकोरम। काराकोरम नाम सुना होगा आपने, काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरी है आपके जास्कर। कौन सी है? जास्कर श्रेणी। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। ये देखो, पहले वाला जो नक्शा है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। क्या देखो, ये देखो यहाँ पे, ये काराकोरम श्रेणी हो गई। ये देखो काराकोरम है ना, बिल्कुल अपनी चाइना और तिब्बत से लगता हुआ जो क्षेत्र है ना, जो लद्दाख का, उस वहां पे है काराकोरम। दूसरा लद्दाख श्रेणी, ये देखो लद्दाख श्रेणी ये आ रही। तीसरी है जास्कर। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा पार हिमालय के अंदर आता है। समझ में आ गई? मुख्य हिमालय के उत्तर में जो है पार हिमालय है, मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पार हिमालय आता है, या आपके ट्रांस हिमालय आता है। तो काराकोरम श्रेणी ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। दिख रहा होगा आपको, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे से, यहीं पे लिखेंगे फिर। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और सबसे ऊंची भी है ये, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर की तरफ जा रही है ना, तो हमारे को जो है ऊंचाई हिमालय की ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे तो मैदान आ गए, है ना। जैसे आपने यूपी, उत्तराखंड से लगे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पे, जैसे हिमाचल है, तो यहाँ पे जो है पर्वतों की ऊंचाई कम है, क्यों यहाँ पे तो फिर नीचे नीचे मैदान आ गए। सबसे ज्यादा ऊंचाई अगर आपको देखने को मिलेगी हिमालय की, तो वो है आपके ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में देखने को मिलेगी, और उसमें भी सबसे ज्यादा ऊंचाई है जो काराकोरम जो है श्रेणी में देखने को मिलेगी। तो काराकोरम श्रेणी की हम बात करें, इसकी थोड़ी विशेषता लिख लेते हैं। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी की हम बात करते हैं तो ये हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी है, हिमालय की उत्तरी श्रेणी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की
सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पे इस श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सर्वोच्च पर्वत भारत का, ध्यान रखना, भारत का जो सर्वोच्च पर्वत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है केटू। केटू मतलब गॉडविन ऑस्टिन। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि है ना, सबसे ऊंचा पर्वत तो हिमालय का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है हिमालय का, लेकिन हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है वो भारत में नहीं है, वो है आपके नेपाल में। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है केटू, जिसे अपन बोलते हैं नंगा पर्वत। इसका दूसरा नाम है नंगा पर्वत। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना कि भारत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है, चोटी कौन सी है, वो है केटू, गॉडविन ऑस्टिन। इसका अन्य नाम क्या है? नंगा पर्वत। ठीक है। तो केटू है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 किलोमीटर। सोचो 8,611, इसके ऊपर चढ़ने पे तो क्या ही हालत होती होगी, क्योंकि लोग माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कितनी कमी होती होगी, तो ऐसे बहुत बहुत ही बहादुरी का काम होता है जब ये लोग जाते हैं ना पर्वत पे, वहाँ पे झंडा गाड़ के आते हैं, तो वो जाते हैं पर्वतारोही। पूरा सब कुछ मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, अपन जैसे नॉर्मल लोग वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस श्रेणी में बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद पाए जाते हैं, हिमनद क्या होते हैं? ग्लेशियर। हिमनद क्या होते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर में जैसे आपको मैं बात करूं, आपने सुना होगा सबसे इम्पोर्टेंट, सियाचिन। सियाचिन का जो ग्लेशियर है के बारे में सुना होगा। दूसरा ग्लेशियर है बतूरा। ठीक है। तीसरा है हिस्पर। तीन चार ग्लेशियर के नाम लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना। बालतोरा। तो ये जो है काराकोरम श्रेणी में ही है। ठीक है। यहाँ पे हिमनद है। अभी ये सियाचिन जो है हिमनद, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि ये सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। सुना होगा आपने, जो सियाचिन पे हमारी जो है युद्ध हुआ था भारत का। ठीक है। तो सियाचिन हिमनद से एक नुब्रा नदी है का उद्गम होता है। अब देखो नक्शे में मैं देख बताता हूँ आपको सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। सियाचिन ग्लेशियर आपके कहाँ पे है? ये देखो आपको दिख रहा है, ये केटू आ गया, और यहीं पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर है सबसे ऊंची जो है आपके पर्वत हिमनद है। ठीक है। युद्ध भूमि है। सियाचिन ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है एक नदी। इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। ये नदी जहाँ से भी निकलती है, तो उस नदी तो जहाँ से निकलती है तो घाटी बन जाती है, क्योंकि पहाड़ों के बीचों में से निकलती है। तो यहाँ पे जो नदी निकलती है वो नुब्रा नदी होती है, और नुब्रा नदी जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं नुब्रा घाटी। क्या कहते हैं? नुब्रा घाटी। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी नदी निकलती है सियाचिन से, नुब्रा नदी। ठीक है। अब देखो, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे कि हमारे पास पेज की समझाने वाली बात तो हो गई है आपके मैप में पूरी। अब थोड़ा सा विशेषताएं देख लेते हैं। नुब्रा जो नदी है, नुब्रा घाटी की थोड़ी सी विशेषता लिख देते हैं। नुब्रा घाटी क्या है? ये घाटी है तीन भुजाओं वाली घाटी, तीन भुजाओं वाली घाटी। तीन भुजाओं वाली घाटी, इस घाटी में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ पर है ना, ऊंट मिलते हैं, दो कुबड़ वाले। क्या मिलते हैं? दो कुबड़ वाले। कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं, दो कुबड़ है उनके। दो कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। और दो कुबड़ वाले ऊंट है, उन ऊंट का नाम क्या है? उस ऊंट का नाम है बैक्टीरियन ऊंट। क्या है? बैक्टीरियन ऊंट। ठीक है। दो कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं, तीन भुजा वाली घाटी कहते हैं इसे। और दो कुबड़ वाले जो ऊंट हैं उनको कहते हैं, अन्य नाम होता है इनका बैक्टीरियन ऊंट।
इस घाटी का जो अन्य नाम है वह है टूमरा घाटी। टूमरा घाटी यहाँ से पढ़ लोगे ना तो आईएएस के जो है आपकी ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप मिला लेना पेपर, है ना। अन्य नाम क्या है? डूमरा घाटी। एक और अन्य नाम है, इसको बोलते हैं फूलों वाली घाटी। फूलों वाली घाटी, यहाँ पे काफी सारे जो है फूल मिलते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी जो है सौंदर्य या पर्यटन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और काराकोरम यहाँ पे जो है दर्रा मिलता है। काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यहाँ पे देखने को मिलता है। जो काराकोरम दर्रा है जो भारत और आपके चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। तो ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी की विशेषता। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है लद्दाख। तो मैं मिटा दूं, पॉज करके आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि नक्शे के पास ही अपन लिखना जो है ठीक रहेगा। ठीक है। यहाँ पे काराकोरम श्रेणी हो गई कंप्लीट। अब हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी थी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये क्रम ही ध्यान रखना, क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। आरएस के एग्जाम में या एसआई के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में भी क्रम पूछ लिया जाता है। पुराने पेपर क्वेश्चन उठा के देख लेना, क्रम पूछे हुए हैं, नदियों के क्रम पूछे हुए हैं, पर्वतों के पूछे हुए हैं। ठीक है। तो चाहे उसकी पर्वतों की ऊंचाई जैसे मैंने बताया ना, जो केटू है, केटू की ऊंचाई गौड़वी नाचनी उसकी जो ऊंचाई है 8,611। ये याद मत रखो, लेकिन ये जरूर याद रखो कि भारत का सबसे ऊंची ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फैक्ट जो है जो ऊंचाई वगैरह वाली ये याद होते नहीं है, इसलिए इनका क्रम ही याद रख लोगे तो अपना पता चल जाएगा कि ये तो इससे नीचा है, ये इससे ऊंचा है। इस तरह से जो हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है। लद्दाख श्रेणी क्या है? देखो, ये ट्रांस हिमालय की दूसरी सबसे प्रमुख श्रेणी है। सबसे पहली बात हम बात करें इस वाले क्षेत्र की, अब लद्दाख श्रेणी की। इसमें क्या है कि इसमें कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत को। इस श्रेणी को अन्य नाम क्या है? कैलाश पर्वत। सुना होगा कैलाश पर्वत। ठीक है। तो तिब्बत में कैलाश पर्वत भी को कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी कौन सी है? उसकी कौन सी थी? केटू। इसकी कौन सी है? इस चोटी का नाम है राका पोशी। कौन सी है? राका पोशी, है ना। और ये चोटी कहाँ है? लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में, मतलब ये राका पोशी, ये देखो ये रही, ये काराकोरम श्रेणी रही, ये लद्दाख श्रेणी रही, और ये राका पोशी आपकी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था केटू जो है उसको नंगा पर्वत भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो केटू का नाम गौड़वी है, नंगा पर्वत एक अलग है। नंगा पर्वत जो आपके लद्दाख और जोस्कर के बीच में, ये देखो अलग से। हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, सुधार कर लेना उसके अंदर। ठीक है। लद्दाख का पठार भी यहाँ पे है। लद्दाख का पठार की विशेषता है लद्दाख श्रेणी की क्या है कि इसका अन्य नाम कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी इसकी राकापोसी है। यहाँ पे जो है लद्दाख पठार भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4800 मीटर। ठीक है। 4800 मीटर। और आपके गौड़वीनाशनी की कितनी है? 8,611, 8,611 मीटर। पर्वतों की ऊंचाई हमेशा मीटर में नापी जाती है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? लद्दाख का पठार क्या है, इसकी विशेषता क्या है? ये भारत का सर्वोच्च पठार है। सबसे ऊंचा पठार है, मतलब सर्वोच्च पठार है। ठीक है। यहाँ पे ठंडी मरुस्थलीय, लद्दाख का पठार क्या है? शुष्क मरुस्थल है, शीत मरुस्थल जिसे कहते हैं। ठीक है। सबसे जो ठंडा मरुस्थल की बात करते हैं ना, एक तो होता है कि अपने रेगिस्तान का जो है गर्म मरुस्थल है, ये लद्दाख का जो है ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी में दर्रा है, उसका नाम है खारदुंग ला दर्रा, है ना।
यह दर्रा श्योक और नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी की से जोड़ता है। अब ये देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, श्योक और आपके, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो आप कि यहाँ पे खारदुंग, खारदुंग ला दर्रा, कौन सा खारदुंग ला दर्रा, ये दर्रा जो है आपके लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये श्योक और नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। तो किस किस को जोड़ता है ये ध्यान रखो, श्योक नदी घाटी है ना, और है नुब्रा नदी घाटी। इसको किससे जोड़ता है, इसको जोड़ता है ये सिंधु नदी घाटी से, सिंधु नदी घाटी। ठीक है, तो नदियों का पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये चीज आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम क्या है बताओ। यहाँ पे जो झील है उस झील का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक है, तो यह है लद्दाख श्रेणी की विशेषता। लद्दाख श्रेणी की क्या है ये विशेषता। ये देखो काराकोरम श्रेणी हो गई, राकापोशी पर्वत हो गया, केटू हो गया, लद्दाख, लद्दाख और हम काराकोरम के बीच की बात करें, यहाँ श्योक नदी है, सिंधु नदी है, यहाँ पर आपके नुब्रा नदी मैंने बताई थी, तो इसको इससे जोड़ती है क्या, आपके खारदुंगला दर्रा। यहाँ पे ये खारदुंगला दर्रा इस जगह पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सी है, लद्दाख श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी कंप्लीट हो गई, काराकोरम हो गई। अब नेक्स्ट कौन सी है आपके, लव है जास्कर। जास्कर के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे क्लास ज्यादा लग जाए पर पढ़ेंगे कैसे, डिटेल के अंदर ही पढ़ेंगे। अब है यहाँ पे अपन बात करें तो ये देखो, अब है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की बात करते हैं, नक्शे में देखो, नक्शे में देखो, ये देखो जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और यह है जास्कर। तो जास्कर श्रेणी क्या है, ये सूरू नदी से कर्णाली नदी के बीच है। सूरू नदी से, ये जो सीमा है सूरू नदी से कर्णाली, कर्णाली नदी के बीच में है। पहली चीज तो, पहली विशेषता क्या है, सूरू नदी से कर्णाली नदी के बीच में है। अब पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर है तो नदियां भी होगी। और इस जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी है यहाँ पे कामेत। ठीक है, कौन सी है, कामेत, कामेत पर्वत जो है आपकी की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो है आपके उत्तराखंड और आपके उत्तराखंड और तिब्बत की बॉर्डर एरिया में है कामेर पर्वत, है ना, तो साफ। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि केटू किसकी है, काराकोरम की। उसके बाद जो हमने बताया था राकापोशी, ये किसकी है, लद्दाख की। तो जास्कर की कौन सी हो गई, कामेत। ये ध्यान रखना है, फैक्ट, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और यहाँ पे जैसे वहां पे खारदुंगला दर्रा था, तो यहाँ पे है फोतुला दर्रा, फोतुला दर्रा। ठीक है, ये दर्रा श्रीनगर और लेह मार्ग पे है, तो जब भी अपन को लद्दाख जाना होता है ना तो इस दर्रे से होके गुजरते हैं अपन, फोतुला दर्रा। ठीक है, श्रीनगर से, जो कश्मीर से जाते हैं ना लेह, लेह लद्दाख जाते हैं, बाइक से जाते हैं, शौक है आजकल बाइक से बुलेट से लद्दाख जाने का, तो इसमें कौन से दर्रे से जाते हैं, फोतुला दर्रा से जाते हैं। ठीक है, तो जासकर के बारे में इतनी विशेषताएं हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय की हम बात करेंगे, उसके बाद जो प्रादेशिक विभाजन वाली बात है, जैसे कश्मीर हिमालय, है ना, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, उसको थोड़ा आगे देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय की बात करते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि मुख्य हिमालय कौन सा है। देखो, मुख्य हिमालय, ये हिमालय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। पहला प्रमुख भाग कौन सा था, ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब इसमें देखो कि मुख्य हिमालय सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये देखो आपके सिंधु, सिंधु नदी से लेके यहाँ पे इधर आपके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। दिख रहा है क्या, सिंधु नदी से लेके आपके यहाँ पे से
सिंधु नदी से लेके आपके ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है। तो पहला विशेषता है कि मुख्य हिमालय जो है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है। पेन चेंज कर लो। और इसकी जो लंबाई है वो है आपके 2400 से 2500 किलोमीटर लंबाई। मतलब जो इसकी जो ये लेंथ है ना, यहाँ सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तो ये है आपके 2400 से 2500 किलोमीटर। ठीक है। मुख्य हिमालय की जो चौड़ाई है पश्चिम में, की जो चौड़ाई है, अब इसकी चौड़ाई देखो, इधर आपको ज़्यादा दिख रही होगी, यहाँ पे ज़्यादा ही है। वास्तव में इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई पश्चिम में, ये इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में वो 400 किलोमीटर है। पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। और चौड़ाई इसकी जो पूर्व में है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? ये है आपके 150 किलोमीटर। मतलब यहाँ देखो कम चौड़ा दिख रहा है, तो ये 150 किलोमीटर है और यहाँ पे ये 400 किलोमीटर है। आगे समझ में? हिमालय जो मुख्य हिमालय के दोनों ओर अक्षांगीय मोड़ है, मतलब सिंथेटिकल बैंड है। सिंथेटिकल बैंड कैसे? ये देखो, ये देखो, हाँ से इसकी आकृति कैसे? चाप के रूप में। तो यहाँ पर ये देखो बैंड आ रखा, कि यहाँ पर ये देखो इस तरह से बैंड आ रखा। ठीक है। ये जो बैंड है इसे बोलते हैं सिंथेटिकल बैंड, है ना। अब सिंथेटिकल बैंड। अब देखो हिमालय का जो उत्तरी ढाल मंद है, हिमालय का मुख्य हिमालय ना, इसका हिमालय का उत्तरी ढाल, उत्तरी ढाल मंद है। हिमालय का उत्तरी ढाल मंद है और दक्षिणी ढाल तीव्र है। दक्षिणी ढाल कैसा है? तीव्र है। देखो कैसे। हिमालय का ये जो है ना, यहाँ पे देखो ऊपर ध्यान दो जगह पे, ये हिमालय यूं बना हुआ है, ये इसका दक्षिण मानो, ये इसका उत्तर मानो। यहाँ पे तो इसका जो है ना ढाल तीव्र है, इस तरफ दक्षिणी भाग में, मतलब अपने अपनी तरफ यूपी की तरफ है ना, इस तरफ है जो तिवा, इसका जो ढाल है तीव्र है, और उस तरफ थोड़ा मंद है, इस तरह से ना। ढाल कैसा है? मंद है। तो यहाँ पे जो ढाल मंद है वो उत्तर की तरफ है, और तीव्र ढाल है जो इसका दक्षिण की तरफ है ना। तो ये जो आते हैं ना आपके सेंटेंस वाले क्वेश्चन, उसमें पूछा जा सकता है, निम्न से असत्य साटिए, है ना, सत्य कथन छांटिए, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। इसमें ऐसे बोल दिया कि हिमालय का दक्षिणी ढाल तीव्र है, ये सत्य है क्या? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चार ऑप्शन दे देंगे, चार में से आपको देखना है कि ए सही है, बी सही है ना, या दोनों सही है, दोनों गलत हैं, इस तरह से। ठीक है। तो हिमालय का उत्तरी ढाल मंद है और दक्षिणी ढाल क्या है? तीव्र है। ठीक है। नेक्स्ट देखो विशेषता इसकी क्या है, कि हिमालय की जो ऊंचाई की बात करें ना, तो ये जो पश्चिमी भाग है इसकी तुलना में पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है। तो पश्चिमी भाग की तुलना में, लिखना है इसमें, पश्चिमी भाग की तुलना में, पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है। पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। एक तो ये विशेषता है ना। दूसरी चीज क्या है कि पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में, देखो वर्षा जो होती है ना, पश्चिमी पश्चिमी भाग की तुलना में वर्षा भी है ना पूर्वी भाग में ज्यादा होती है, तुलना में पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। उसका क्या रीजन है? जलवायु पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा और अच्छे से, बाकी मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ है हमारे अरब सागर, ये देखो नीचे वाले नक्शे में देखो, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। तो हमारे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो यहाँ से प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करता है तरफ से। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे तो काफी अच्छी वर्षा हो जाती है। ठीक है, केरला में सबसे पहले, कर्नाटक में, गोवा, मुंबई, यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो एक जो शाखा है यहाँ से गुजरात होती है और राजस्थान में प्रवेश करती है, और अरावली के समानांतर चलती चलती यहाँ पे जो है बारिश करा देती है। यहाँ पे बारिश करा दी। अब लंबी दूरी हो गई और काफी हवाएं जो है आर्द्रता युक्त होती हैं, तो यहाँ तक आते आते शुष्क हो जाती है, तो इस जगह क्या है, बारिश कम होती है। और बंगाल की खाड़ी की जो है, जो शाखा है यहाँ से प्रवेश करती है बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल या आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ प्रवेश करके यहाँ पहाड़ों से टकरा के बारिश हो जाती है। तो
पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक बारिश कहाँ होती है? आपके पूर्वी भाग में। आपने देखा होगा कि मेघालय में जो चेरापूंजी है, मनसीमराम है, तो यहाँ पे जो है वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं सीधे यहाँ पे टकराती है, जबकि अरब सागर की जो शाखाएं हैं यहाँ तक आते आते शुष्क हो जाती है, आर्द्रता युक्त जो हवाएं हैं वो शुष्क हो जाती है, तो बारिश इतनी ज्यादा नहीं करवा पाती। बाकी जो डिटेल में अपन इसकी चर्चा करेंगे जलवायु वाले प्रदेश में, चैप्टर में। ठीक है, अब देखो इसमें ये हो गई हमारी मुख्य हिमालय की मोटी मोटी विशेषता। अब मुख्य हिमालय को भी हमने जो है तीन भागों में बांटा है। मुख्य हिमालय, इसको भी हमने तीन भागों में बांटा है। पहला भाग क्या है? वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। दूसरा भाग क्या है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और तीसरा भाग क्या है आपका? शिवालिक। तीसरा भाग क्या है यहाँ पे आपका? शिवालिक। ठीक है, तीसरा भाग क्या है? शिवालिक। तो पहले हम बात करेंगे वृहद हिमालय की। इसकी बात करेंगे हम, वृहद हिमालय की। तो हटा देते हैं। वृहद हिमालय की विशेषता देखो, मुख्य पहले ही हम बात करते हैं कि हिमालय को बांटा है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, फिर मुख्य हिमालय, और दूसरा है क्या, तीसरा क्या था? पूर्वांचल। फिर हमने ट्रांस हिमालय की बात कर ली। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उनकी विशेषताएं जान ली। अब हम बात करें मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय की जो कॉमन विशेषताएं वो हमने देख ली। अब हम बात करेंगे कि मुख्य हिमालय को भी तीन भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से तीन भाग हैं? वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हम अभी इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय की, वृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। वृहद हिमालय में देखो, यहाँ पे है ना, वृहद हिमालय जो है आपके ऊपर वाले उसमें, ये वृहद हिमालय है। तो वृहद हिमालय आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये देखो नेपाल होता हुआ माउंट एवरेस्ट है ना, देखो कितनी कामेट के, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, शिमला और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। यह है आपका वृहद हिमालय। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी विशेषता लिखते हैं। विशेषता क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची चोट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है। मतलब इस वृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे ऊंची चोटी है ना विश्व की, माउंट एवरेस्ट। कितनी है इसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है आपके 8,848। कहीं कहीं 850 भी लिखा हुआ है, 8,850। तो वो क्या होता है कि जब शीत ऋतु में जब बर्फ ज़्यादा गिरती है तो इसकी ऊंचाई 1-2 मीटर बढ़ जाती है। बाकी ऐसा 8,848 और 8,850 दोनों ही जो है सही है। माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे, जो कि नेपाल के अंदर है, ध्यान रखना, नेपाल में है। नेपाल में इसे कौन से नाम से जानते हैं? सागर माथा। इस नाम से जानते हैं, सागर माथा श्रेणी। ठीक है, ये इसकी जो, ये जो है आपके वृहद हिमालय, ये है नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा पर्वत तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत से नामचा वर्मा पर्वत तक है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वो है आपके 6100 किलोमीटर। ठीक है, और औसत चौड़ाई की बात करें हम, औसत चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई है इसकी 25 किलोमीटर की वृहद हिमालय की। ठीक है, ये क्या है कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ क्या है, ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ पे बर्फ ज्यादा रहती है, तो पूरे साल वर्ष भर ये क्या है, बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? इस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं, वृहद हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री। हिम से आद मतलब ढकी हुई, हिमाद्री भी
कहते हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट में नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और मैंने बताया ना, देखो इसमें देखो, माउंट एवरेस्ट, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर। ठीक है। नेपाल में इसका क्या नाम है? नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। ठीक है। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। और तिब्बत में क्या कहते हैं इसे? चीन, तिब्बत जो चीन वाला इलाका है ना, तिब्बत चीन में इसे अन्य नाम से जानते हैं। अब चीनियों के नाम तो आपको पता ही, चोमांगो लुंगमा, चोमोलुंगमा। टंग ट्विस्ट हो जाती है इसको बोलते हुए, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं चाइनीज। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस श्रेणी में बहुत सारे जो है हिमनद है। हिमनद है मतलब ग्लेशियर है। हिमनद कौन कौन से हिमनद हैं? ठीक है। मैंने आपको बताया था काराकोरम श्रेणी में भी हिमनद थे, उनका क्या क्या नाम था? सबसे जो है अच्छा मतलब सबसे फेमस जो हिमनद था जहाँ पे युद्ध भूमि हुई थी, उसका नाम क्या था? सियाचिन। फिर था वास्पो, है ना? तो ये वाले हिमनद थे। अब वृद्ध हिमालय में भी हिमनद है। हिमनद का क्या नाम है यहाँ पे? यहाँ पे हिमनद का नाम है गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है। आपके संतोपत हिमनद, संतोपत हिमनद, पिंडर हिमनद, मिलान हिमनद, और आपके जेमू, जेमू हिमनद। तो यहाँ पे ये जो है आपके ग्लेशियर मिलते हैं वृद्ध हिमालय के अंदर। ठीक है। इस श्रेणी में बहुत सारे दर्रे भी हैं। दर्रे है ना, मतलब पहाड़ियों के बीच में जो गैप होते हैं उन्हें दर्रे कहते हैं। तो दर्रे हैं, इन दर्रों को क्या कहते हैं? ला। क्या कहते हैं इन दर्रों को? ला। यहाँ पे जो भाषा है उसमें क्या कहते हैं? ला। जैसे मैंने बताया था ऊपर खारदुंग ला, है ना? पहले बताया था आपको खारदुंग ला दर्रा। ठीक है। उसके बाद जो है काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी में बताया था आपको खारदुंग ला दर्रा। ठीक है। उसके बाद आपको जास्कर श्रेणी में दूसरा दर्रा बताया था, उसका नाम था फोतुला दर्रा। इस तरह से यहाँ पे दर्रों को ला कहते हैं, मतलब ला लगा देते हैं इनके बीच। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वृद्ध हिमालय का पार्ट। अब हम बात करेंगे इसमें, हम बात करेंगे इसमें मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय की हम बात करेंगे तो उससे पहले हम साफ कर लेते हैं एक साथ। हाँ ये सही है। ये सही है तरीका। बार बार दिक्कत हो। ये देखो, अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की बात करें। मध्य हिमालय में क्या है कि मध्य हिमालय जो है, एक तो वृद्ध हिमालय के दक्षिण वाला भाग है, मतलब ये वृद्ध हिमालय हो गया, इसके जो दक्षिण वाला भाग है साउथ में, यह है मध्य हिमालय। इसके नीचे शिवालिक हिमालय। ठीक है। इस तरह से तो मध्य हिमालय है, इसके जो नीचे वाला भाग है वो शिवालिक हिमालय है, और वृद्ध हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय है। ठीक है। तो पहली विशेषता तो ये लिख सकते हैं हम कि वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में है। शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। मध्य स्थित है। ठीक है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। का जो अन्य नाम है, का जो अन्य नाम है वो अन्य नाम क्या है? का अन्य नाम है वो है, अन्य नाम बताओ क्या है इसका? अन्य नाम है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय। ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं लघु हिमालय। मध्य हिमालय के नाम है हिमाचल हिमालय, मतलब हिमाचल में काफी विस्तार है इसका, तो इसलिए इसका हिमाचल नाम, हिमालय नाम रख दिया, है ना? मध्य में स्थित है, वृद्ध हिमालय से छोटा है इसलिए लघु हिमालय, मध्य में स्थित है तो इसलिए मध्य हिमालय, है ना? इसकी जो औसत ऊंचाई है,
ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 3700 से 4500 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई की बात करें हम, चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है। तो ऊंचाई तो 3700 से 4500 किलोमीटर है, और ऊंचाई चौड़ाई है जो 50 से 80 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है श्रेणियों के अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम कैसे है मैं बताता हूँ। प्रदेश के हिसाब से, जैसे मान लो यहाँ पे जो ये श्रेणियां हैं, जिस जिस जगह से जाके प्रदेश से होके गुजरती है, तो वहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से नाम रखे हुए हैं। तो वो नाम क्या है मैं बताता हूँ आपको, इसका क्रम ध्यान रखना। एग्जाम में जो है क्रम पूछा जाएगा। तो प्रादेशिक नाम क्या है इसके, प्रादेशिक नाम, मध्य हिमालय के प्रादेशिक नाम। ठीक है। पहला है आपके पीर पंजाल, पीर पंजाल। फिर है आपके धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है। मसूरी नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा। नेक्स्ट क्या है, महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। फिर देखो आप डोकियो रेंज, टोक्यो। फिर है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। अब देखो मैं इसको नक्शे में दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे है। तो पीर पंजाल देखो ये, यहाँ पे है पीर पंजाल, इस जगह पे है। धौलाधर यहाँ पे है। मसूरी हिमाचल में, मसूरी और हिमाचल नाग टिब्बा है। ये भारत, ये नेपाल में जो है महाभारत रेंज है, महाभारत रेंज कहते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद जो है आपके टोक्यो है। टोक्यो कहाँ पे है आपके, सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में। यहाँ पे इसे डोक्यो रेंज कहते हैं। और यहाँ पे जो जो है आपके नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ब्लैक माउंटेन। इस तरह से यहाँ पे जो है मध्य हिमालय के प्रादेशिक नाम दिए हुए हैं। ठीक है। मध्य हिमालय के प्रादेशिक नाम दिए गए हैं। माफ करना, मैं एक मिनट में बताता हूँ। तो पीर पंजाल हो गया, कहाँ कहाँ है मैं इसके आगे लिख देता हूँ ना। पीर पंजाल जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर। धौलाधर कहाँ पे है आपके, हिमाचल में, ये लिख लो आगे रहेगा थोड़ा। मसूरी टिब्बा ये कहाँ है आपके, उत्तराखंड में। महाभारत कहाँ है आपके, नेपाल में। टोक्यो कहाँ है आपके, सिक्किम में। तो ब्लैक माउंटेन कहाँ है आपके, भूटान में। ठीक है। तो ये जो है आपके पर्वत श्रेणियों के प्रादेशिक नाम है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है आपके, वो है आपके कि यहाँ पे जो ग्रीष्म और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कौन से, ग्रीष्म और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय और ग्रीष्म कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है। तो अब आप ये चीज बताओ कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर तो, ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जगह भी है पर्यटन की, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है। तो ये इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीत ऋतु में यहाँ पे पूरी तरह से ये है ना बर्फ से आच्छादित हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में ये यहाँ पे जो है घास के मैदान, यहाँ पे जो है पशु चारा, पशु के लिए जो है चारा उपलब्ध हो जाता है। और इन्हीं जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ना उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में कहते हैं इन्हें बुग्याल। क्या कहते हैं, बुग्याल या पयाला।
ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर में तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, मर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं आपके, पयाला। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू की घाटी स्थित है ना। इन घास के मैदानों का उपयोग स्थानीय समुदाय पशु चराने के लिए करते हैं। मैंने बताया ना कि यहाँ पे पशु चारण होता है, और ये जो है ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ हट जाती है तो यहाँ पे जो है हरी घास हो जाती है, और तो यहाँ पे पशु चारण होता है। यहाँ पर कुछ जो है मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में कुछ जनजातियां रहती है, जैसे गुर्जर हो गई, बकरवाल, भोटिया, लेपचा। ये जो है जनजातियां यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे पर्यटन स्थल है। ठीक है, पर्यटन स्थल की हम बात करें तो पर्यटन स्थल कौन से हैं यहाँ पे मध्य हिमालय में, वो है आपके मसूरी। ठीक है। मसूरी के बाद हम बात करें कुल्लू मनाली, हनीमून का डेस्टिनेशन। कुल्लू मनाली हो गया, मसूरी हो गया, आपके नैनीताल हो गया, शिमला हो गया। तो ये है जो मध्य हिमालय के अंदर ही आते हैं। तो कभी भी जब भी घूमने जाओ ना, तो ये ध्यान रखना कि अपन मध्य हिमालय के अंदर, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा क्या ज्योग्राफी को प्रैक्टिकली समझे ना, तो बहुत मजा आता है। अगली बार जब जाओगे कि दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ जाओगे, तो आप वहाँ पे बताओगे ना, तो बोलेगा यार इसको बहुत ज्यादा ज्ञान। ठीक है। एक चीज यहाँ पे लिखो, ऋतु प्रवास। एक अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास होता है जब ऋतु में परिवर्तन होने पर स्थानीय समुदाय चारे तथा जल की खोज में अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते हैं। उस प्रवास को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। मतलब ऋतु के अनुसार जब प्रवास करते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चल जाते हैं। मतलब इसमें लिखो, लिख लेते हो, जब ऋतु परिवर्तन हो। ऋतु परिवर्तन के कारण मतलब जैसे देखो, आप गर्मियों में तो वहाँ पे घास रहती है गुलमर्ग वगैरह में, तो वहाँ पे पशु चारण वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन सर्दियों में जब सर्दी जब भीषण पड़ती है, तो वहाँ पे होती है बर्फबारी, और पूरा जो गुलमर्ग वाला क्षेत्र है, ये जो प्रदेश है, ये पूरा बर्फ से ढक जाता है। बर्फ से ढक जाता है तो पशुओं के खाने के लिए, इंसानों के रहने के लिए बहुत समस्या हो जाती है। तो वहाँ पे जो है, जो लोग हैं नीचे साउथ में आ जाते हैं, ये दक्षिण की ओर आ जाते हैं, वहां से प्रवास कर जाते हैं। इसे ही ऋतु प्रवास कहा गया है। ऋतु परिवर्तन के कारण, ऋतु परिवर्तन के कारण स्थानीय जो समुदाय हैं, समुदाय चारे तथा जल की खोज में, चारे तथा जल की खोज में, चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसे ही ऋतु प्रवेश प्रवास कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऋतु प्रवास क्या होता है, तो ये होता है ऋतु प्रवास, मतलब ऋतु के परिवर्तन होने पर। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी है, उसका नाम है करेवा। क्या नाम है? करेवा। करेवा क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। करेवा किसे कहते हैं? करेवा क्या होता है कि कश्मीर की घाटी में पाए जाने वाली जो झीलें हैं, नदी हैं, हिमनद हैं, उनके जो अवसादों को करेवा कहा जाता है। कश्मीर की घाटी में, कश्मीर घाटी में नदी, हिमनद, नदी, हिमनद और झील, ये अवसादों के निक्षेप हो गए। ये अवसादों को, अवसाद या निक्षेपण, ये जो भी गाद मान लो इनके ना, ये जो नदियां और ये लेके आती हैं, तो कश्मीर घाटी में इनको करेवा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। करेवा कहते हैं। ये अवसाद जो होते हैं, ये काफी उपजाऊ होते हैं। काफी क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं ये। यहाँ पे जो है आपकी खेती की जाती है ना, और केसर की खेती की जाती है। तो केसर की खेती की जाती है यहाँ पे कश्मीर घाटी में, केसर की खेती की जाती है। तो ये ध्यान रखना, जब भी कश्मीर जाओ तो वहाँ पे केसर आपको
जैसे अपने यहाँ पे अमरूद वगैरह नहीं बेचते हैं ठेलों पे, रोड के किनारे, तो वहाँ पे जो छोटी छोटी रोड के किनारे दुकान बनी हुई है, वहाँ पे केसर जो है काफ़ी फेमस है। कश्मीर में जो केसर का उत्पादन किया जाता है वो उसका नाम है जाफरान केसर। ये बहुत फेमस है। तो वहाँ पे जाओ तो ज़रूर लेकर आना, वहाँ पे बहुत फेमस है जाफरान केसर। ये हो गया आपके मध्य हिमालय की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक हिमालय है उसकी बात करते हैं। शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या है, वृहद हिमालय, फिर बीच में क्या है, लघु हिमालय, फिर क्या है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं। शिवालिक हिमालय की बात, हमारा वृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, और अब है इसमें शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को अन्य नाम है इसका जो है भाय हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट वाला है भार की तरफ है, भाय हिमालय भी इसका नाम जाना जाता है, ठीक है। इस श्रेणी का निर्माण जो है वृहद हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। मतलब ये देखो, ये जो वृहद हिमालय है, इसके बाद ये लघु हिमालय है, और ये है आपके शिवालिक हिमालय। यहाँ से जो नदियाँ निकली है तो ये निक्षेपण करती थी, निक्षेपण करती थी, तो यहाँ पे जो गाद है जो जमा हो गई, जमा हो गई, तो धीरे धीरे वलन पड़े, और वलन पड़ने से इसका जो है निर्माण हो गया। तो आपके वृहद हिमालय की तुलना में ये सबसे जो है अपेक्षाकृत छोटा है, इसकी जो ऊंचाई है वो कम है ना। इस श्रेणी की ऊंचाई अधिकतम 900 से 1100 किलोमीटर है, और सॉरी 1100 मीटर है ना, औसत ऊंचाई। और इसकी जो चौड़ाई की हम बात करें तो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसका जो प्रादेशिक नाम है, जैसे जम्मू की पहाड़ियाँ कहा कह दिया जाता है इसको, जम्मू पहाड़ियाँ। तो जम्मू की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहा जाता है, कहाँ कहा जाएगा, सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर में कहा जाएगा, है ना, ठीक है। और हम बात करें आगे तो इसको दूधवा की पहाड़ी भी कहा जाता है, दूधवा तथा धांग की पहाड़ी। ये कहाँ कहा जाता है, दूधवा तथा धांग की पहाड़ी कहा जाता है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। चूड़िया घाट की पहाड़ी पहाड़ी कहा जाता है, चूड़िया घाट, चूड़िया घाट की पहाड़ी कहा जाता है, इसको कहा जाता है ये नेपाल के अंदर, ठीक है। चूड़िया घाट की पहाड़ी कहा जाता है नेपाल में। और इसमें दफला, नीरी, अबोर, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ये कहाँ है आपकी, अबोर हो गया, मिशमी हो गया, ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपकी, जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसकी पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां स्थित है, जिन्हें पश्चिमी हिमालय में दून कहा जाता है। मतलब आपके, ये देखो आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं, तो पश्चिमी हिमालय में तो इन्हें दून कहा जाता है। तो मैंने बताया था आपको, ये आपके हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया आपके ऊपरी हिमालय, ये हो गया आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और यह है शिवालिक हिमालय। इन लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटियां हैं। पश्चिम में इन घाटियों को, पश्चिम में जो घाटियां हैं इसे कहा जाता है दून, ठीक है। और पूर्व में जो है पूर्वी हिमालय है, पूर्वी जगह है, इसे कहा जाता है द्वार। आपने देखा होगा देहरादून, ठीक है, नालागढ़ दून, कालका दून, हरिके दून, कोटा दून, ये दून हैं जो ये घाटियों के बीच में बसे हुए हैं। देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है। इधर से द्वार है, जैसे आपके निहांग द्वार है, अलीपुर द्वार है, ये जो द्वार हैं, ये जो द्वार हैं ये है आपके पूर्वी हिमालय के क्षेत्र, ठीक है। दून का उपयोग अब दूर है, यहाँ पर जो है चावल की खेती के लिए जाना जाता है, चावल जो है यहाँ पे बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है। और जबकि द्वार है यहाँ पे जो है चाय की खेती के लिए फेमस, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय वैसे भी आपको पता है, असम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है चाय के लिए फेमस है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों पर चाय की खेती काफी मात्रा में की जाती है। मानसून के दौरान जब पंजाब और हिमाचल जो मतलब प्रदेश है, पंजाब और हिमाचल वाला प्रदेश, ये ये जो आपका पंजाब है और हिमाचल वाला प्रदेश है, मानसून के दौरान यहाँ अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है। स्थायी भाषा में जो ये देखो मानसून में
मानसून में अस्थाई धाराओं का जो निर्माण होता है ना, बारिश में जो अस्थाई जो जल निकास होता है, जल धाराओं का निर्माण हो जाता है, तो ये जो पंजाब और हिमाचल में क्या कहा जाता है, चोस कहा जाता है ना। चोस के कारण शिवालिक श्रेणी में अत्यधिक अपरदन हुए, क्योंकि ये जो धाराएं निकलती हैं तो अपने साथ मिट्टी, पर्वत के तो जो पत्थर हैं वो तो बहा के लेके आएगी, तो बहा के लेके आएगी तो अपरदन होगा, और अपरदन होगा तो यहाँ पर जो है आ, इसको चोस कहा जाता है इन धाराओं को। ठीक है, सीधी सी बात ये रखनी है। अब आता है हमारे पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय हमारा असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, इसकी हम बात करते हैं कि पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो देखो पूर्वांचल हिमालय ये वाला जो क्षेत्र है आपके, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय फैला हुआ है, आपको पता है। तो हिमाचल, ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला भाग है। अब यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये जो आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे है आपके पटकोई बूम, पटकोई बूम पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे है आपके नागा, नागा पहाड़ी है ना। इस जगह पे है नीचे मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे है आपके मीजो की पहाड़ी, मिजोरम वाले क्षेत्र में मीजो पहाड़ी। यहाँ पर है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में है त्रिपुरा की पहाड़ी। समझो आप, देखो, तो पटकोई बूम है ना, पटकोई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, और आपके जो है आपके त्रिपुरा की पहाड़ी। उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं। तो ये जो विस्तृत पहाड़ी ना, पटकोई, नागा, मणिपुर, मिजो, इसको जो है पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, इन पहाड़ियों का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा वर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। मतलब इस जगह पे जो मैंने आपको बताया था ना, पर्वतों का निर्माण, तो जो प्लेट होती है अपने धरातल के नीचे, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपके बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। तो ये बर्मा, इधर आपके ये जो है म्यांमार, म्यांमार को क्या कहते हैं, बर्मा। तो इस तरफ जो है बर्मा की प्लेट, इधर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब आपस में सरकी तो ये पहाड़ियों का निर्माण हो गया। इन पहाड़ियों का निर्माण बालू पत्थर से हुआ है। ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, पूर्वांचल की जो पहाड़ी है, इनका जो निर्माण है इससे हुआ है, बालू पत्थर से हुआ है, बालू पत्थर से इनका निर्माण, ध्यान रखना ये। ठीक है, इस क्षेत्र में भारी वर्षा प्राप्त होती है, अतः यहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। बरसात का मैंने बता दिया था कि बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली शाखा है यहाँ पे सब सर्वाधिक वर्षा करती है। इसलिए यहाँ पर जो है जैव विविधता, बारिश ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वन्य जीव ज्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भी सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, हाँ, बारिश ज्यादा होगी तो हॉट स्पॉट भी वहाँ पे होगा। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ना, ये जो विश्व के जो 36 हॉट स्पॉट जो बनाए हैं उसमें से एक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है हमारा भारत का, ये। अब ये देखो, नागा जो पहाड़ी है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी नागा पहाड़ी है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सारामाती, तारामती, क्या नाम है उसका, तो लिख लेते हैं, तारामती। ठीक है, सारामती इसका नाम है। मीजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मीजो पहाड़ी कहाँ पे है, ये आपके, ये रही मीजो पहाड़ी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है आपके ब्लू माउंटेन। ठीक है, ब्लू माउंटेन इसका नाम है, जिसे फांगपुई भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, मिजोरम को
मोलेसिस बेसिन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मृदुल असंगठित चट्टानों से बना हो। मिजोरम वाला जो क्षेत्र है, मिजोरम वाला जो क्षेत्र है मणिपुर के नीचे, यहाँ पर क्या है, इसका नाम मोलेसिस बेसिन है क्योंकि यह मृदुल असंगठित चट्टान है, मतलब कठोर नहीं है ना, मुलायम चट्टानों से यह निर्मित है। इसे मोलेसिस बेसिन कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पूर्वांचल की खत्म हो गई बात, अब हम बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन। हिमालयों का जो भौतिक विभाजन था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो। हिमालय का भौतिक विभाजन था, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय पढ़ा था। इसको भी तीन भागों में बांटा था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मुख्य हिमालय। इसको भी हमने तीन भागों में बांटा है। कौन सा? वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपके शिवालिक हिमालय। अब है यहाँ पे तीसरा, हमने पढ़ा अभी अभी लेटेस्ट, शिवालिक हिमालय, सॉरी, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ये हो गया आपका भौतिक विभाजन। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रादेशिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे हम इसका? प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। प्रादेशिक विभाजन में मैंने बताया था ना आपको कि कश्मीर हिमालय हो गया आपका, और कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है, तो ये है जो हम के बारे में पढ़ेंगे। प्रादेशिक विभाजन, थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं, देखो। डायग्राम में आपको समझ वाले पेन से बनाते हैं। कलर कौन सा? देखो, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, लाल वाला क्षेत्र हो गया, और ये आपके पूर्वांचल। ठीक है, ये इसको आप देखें। अब देखो, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। यहाँ से निकलती है सतलज नदी। यहाँ से निकलती है काली नदी। यहाँ से निकलती है आपके तिस्ता नदी। यहाँ से निकलती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब ये देखो, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है आपके कश्मीर हिमालय। क्या है? कश्मीर हिमालय। इसकी जो चौड़ाई है वो है 250 से 400, या हम एग्जैक्टली लिख लेते हैं, एग्जैक्ट लिख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है आपके 560 किलोमीटर। इस भाग में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भाग में सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? नंगा पर्वत। अब यहाँ पर देखो, सतलज नदी से काली नदी। तो पहला क्या है? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य विस्तृत है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर नंगा पर्वत सर्वोच्च चोटी है ना। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। वैष्णो देवी अमरनाथ यहाँ पर जो है, वैष्णो देवी पर्यटन स्थल है ना, धार्मिक स्थल वैष्णो देवी अमरनाथ। यह पे जो है आपके पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल। जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर यहाँ की पर्वत श्रेणी। अब देखो सतलज हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय है, उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। क्या नाम है? का नाम है आपके कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय है। इसकी जो चौड़ाई है वो है आपके 320 किलोमीटर।
सबसे ऊंची जो चोटी है उसमें कौन सी थी? नंगा पर्वत। और यहाँ पे है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। इस भाग में बहुत सी चोटियां हैं और भी, जैसे मैं बात करूं नंदा देवी के अलावा केदारनाथ, अमरनाथ कश्मीर हिमालय में, केदारनाथ आपके कुमाऊं हिमालय में है ना? बद्रीनाथ, है ना? कामेत, त्रिशूल, ये कामेत है हाँ। तो का, ठीक है, त्रिशूल। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो है आपके कुमाऊं हिमालय में। इस भाग में बहुत सारे हिमनद भी हैं। अब हिमनद की हम बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपस, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, संतोपत हिमनद। ठीक है, ये सारे हिमनद हैं। ठीक है, बहुत से धार्मिक स्थल भी है। ये तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तो ये आपके धार्मिक स्थल में भी आ जाता है ना। यहाँ पर जो है आपके ये सारी चीजें हैं, पर्वत श्रेणियाँ। ये वाली है कुमाऊं हिमालय में 320 किलोमीटर, ये जो आपके है। उसके बाद हम बात करें आगे चलकर, तो वो हम बात करते हैं काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? इस हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो है 800 किलोमीटर। तो सबसे सर्वाधिक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर सबसे जो लंबा है, सबसे जो बड़ा वाला हिमालय है, उसका नाम है नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में ये फैला हुआ है। इस भाग में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट जो है आपके नेपाल हिमालय के अंदर आती है। अन्य चोटी की हम बात करें तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद मकालू, धौलागिरी। ठीक है, अन्नपूर्णा। ये जो है अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, इस है ना। इसके बाद हिमालय, इसके अब तीस्ता नदी, अब तीस्ता नदी के बाद इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि पूर्वी हिमालय की जो है ऊंचाई ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई पूर्व की तुलना में कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो हिमालय है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपके असम हिमालय। क्या नाम है? असम हिमालय। इसकी जो चौड़ाई है वो है 720 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र के पास एक दिहांग नदी भी है, तो दिहांग तक इसका विस्तार है। इसमें जो सर्वोच्च चोटी है वो है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत। हाँ, अन्य प्रमुख चोटी है कांगटो पोनेहेरी। ठीक है, तो उससे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपको याद क्या रखना है, तो वो है आपको हिमालय की जो मेन के बारे में तो बता देता हूँ। देखो, टॉप 5 अपन जो है, टॉप 5 चोटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके भारत की बात कर रहे हैं तो K2 एक नंबर। दूसरे नंबर पे कंचनजंगा। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो वो है नंगा पर्वत। चौथे नंबर पे हम बात करें तो नंदा देवी। पांचवें नंबर पे हम बात करें तो राकापोशी। तो ये है जो आपकी ऊंचाई के आधार पर है गिरा हुआ क्रम भारत की, है ना। K2 वह है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये ध्यान रखना। इसका नाम है दूसरा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब क्या है कि हिमालय के बीच में काफी जो है दर्रे मिलते हैं। अब जो दर्रे मिलते हैं आपको मैं बताऊं, दर्रों को बोलते हैं भ्रंश, है ना। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसमें इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी, ये एक्स्ट्रा चीज है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो केवल आपका सही होगा, तो थोड़ा सा आप देखना।
मैप के जरिए अपन समझ इस तरह से है, याद हो जाएगा आप। तो देखो, ये पर्वत, ये आपके पर्वत, ठीक है। ये जो है आपके तिब्बत का पठार हो, ठीक। ये आपके ट्रांस हिमालय, शॉर्ट में लिखा समझ में आ जाएगा। ये आपके वृहद हिमालय हो गया, है ना, इमेजिन करो। ये आपके हो गया मध्य हिमालय, ऐसे ही तो बताया था ना मैंने आपको। ये आपके हो गया शिवालिक हिमालय, और ये इस तरफ आ गया आपके मैदान। जैसे मैंने इसको यूं बनाया तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें देखो आप, ये जो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, इस गैप में है आपके, इसको कहते हैं ITCZ। अब ITCZ का क्या मतलब होता है वो मैं बता दूंगा आप। वृहद मतलब ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो गैप है, अंश है, इसको बोलते हैं ITCZ। इसी तरह वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो गैप है, गैप को कहते हैं आपके MCT। MCT क्या होता है वो भी बता दूंगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो गैप है इसे बोलते हैं MBT। क्या बोलते हैं? MBT। और शिवालिक और मैदान के बीच में जो भ्रंश है उसे बोलते हैं MFT। ये ध्यान रखना। अब इसमें ITCZ, इसका क्या मतलब है? ITCZ का क्या मतलब है वो देखो। ITCZ का क्या मतलब है? ITCZ का मतलब है 10 सांगपो सचर जोन। मतलब इंडो सांगपो सचर जोन, मतलब ट्रांस हिमालय तथा मुख्य हिमालय के बीच में जो भ्रंश है इसे इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है, ठीक है। अब यह है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ये में लिख लेते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश है, MCT, MBT, MFT। तो ध्यान रखना है ये चीज़, है ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। MCT, MBT। MBT मतलब मेन बाउंड्री ट्रस्ट, मतलब इसका मुख्य सीमांत भ्रंश। हिंदी में लिख लेते हैं अपन, मुख्य सीमांत भ्रंश, ठीक है। अब देखो, ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। अब एक है MFT, जो कि शिवालिक और मैदानों के बीच में, ठीक है। तो मुख्य अग्रभ्रंश, मुख्य अग्रभ्रंश, या हिमालयन फ्रंट फोल्ड भी बोल सकते हैं। तो आप तो ये ध्यान रखना कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में ITCZ है, और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सेंट्रल थ्रस्ट है, फिर P है, और यहाँ F है, ठीक है। ये चीज़ आपको रखनी है। ITCZ हो गया, MCT हो गया, MBT हो गया, MFT हो गया। सीधा से ध्यान रखना, आपको ये क्रम याद हो गया ना, पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर मैदान आगा। इसमें बस ITCZ सबसे ऊपर, उसके बाद MCT, ITCZ, MCT, MBT, MFT। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रख लिया तो आपका हो जाएगा सारा काम खत्म। अब हम बात करेंगे कि हिमालय में जो दर्रे हैं ना, उन दर्रों के बारे में बात करेंगे कि उन दर्रों को जो है कहाँ पे कौन सा दर्रा है, ठीक है। उन दर्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, जब बुर्जिल दर्रे की हम बात कर रहे हैं तो ये जो दर्रा है आपके, इस दर्रे का
जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अच्छा, इसका मैं अलग से आपको है ना, ये इतना इतना देखना नहीं है। इसका मैं आपको अलग से एक जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ज़्यादा आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे दर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट के वहाँ पे दे दूंगा, कहाँ से कहाँ को जोड़ता है अक्षर के सहित दे दूंगा। वो गवर्नमेंट गुरु 2.0 जो चैनल है ना अपना यूट्यूब का, इस पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये जो है हमारा हिमालय वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। हिमालय वाला भाग कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में उत्तरी मैदानी भाग की। उत्तरी मैदानी भाग की बात करेंगे जब ये मैदानी भाग कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में, उसके बाद हम जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी हम पठारी भाग की बात करेंगे। देखो, सबसे बड़ा जो है भौतिक विभाजन वाला ही चैप्टर है। भारत का भूगोल हो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, तो भौतिक विभाजन काफी लंबा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी काफी सारे आते हैं। तो हमारा हिमालय वाला पार्ट हो गया है, पर्वतीय क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उत्तरी मैदानी भाग, फिर हम देखेंगे दक्षिण के पठार, फिर देखेंगे हम तटीय क्षेत्र। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं हमको, इसलिए टाइम लग रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना। देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कर दो कि इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर करके सब्सक्राइब कर दो। तो थोड़ा सा क्या है, ये मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो आपके लिए तो मैं लेके आ ही रहा हूँ, लेके आऊँगा भी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या सपोर्ट मिल जाएगा आपका, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो सीरियस स्टूडेंट है, मैं उन्हों के लिए ही कह रहा हूँ कि जो वाकई में सीरियस है तो वो चैनल पे बने रहें। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। आ रहा है, आप देख रहे होंगे किस तरह का, कहीं पे भी यूट्यूब पे फ्री में नहीं पढ़ाया हुआ। ऐसे जो कंटेंट है आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंगों में देखने को मिलता है, जिसकी फीस लाख लाख रुपए होती है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, तो और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि इस तरह से पढ़ाने का तरीका है कि आप कहीं पे भी ईयरफोन लगाने और आपको वीडियो देखते जाने, रट्टा आपको तरीका जो है लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो मेरे को बता देना कमेंट करके, आप पॉज कर 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 लिख सकते हैं। आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।